हेलो दोस्तों, आप लोग का स्वागत है हमारे चैनल पीआर नॉलेज रिसर्च सेंटर पर। और यूपीपीएससी आरओ एआरओ का टेस्ट नंबर 4 है ये जो कि इकोनॉमी का है। और मेरा नाम प्रिया है। और आरओ एआरओ 2023 की वैकेंसी जो आई है, मतलब आने वाली है, और लगभग 181 पोस्ट हैं उसमें। और दिसंबर में आपका एग्जाम है। कंपटीशन बहुत हाई है, लगभग 5-6 लाख अप्लाई करेंगे, तो कंपटीशन बहुत ही हाई होने वाला है। तो इसलिए कमर कस के आप टेस्ट दीजिए, रिवीजन करिए, और जो कुछ पढ़ना है पढ़ते रहिए, क्योंकि 1-2 महीने 3 महीने बहुत कम ही दिन बचे हैं। तो ठीक है, दिसंबर में लगभग आपका एग्जाम होगा, तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। और टेस्ट करते रहिए, खुद को इवेल्युएट करिए। और हाँ, टेस्ट स्टार्ट करने से पहले आप एक काम करिए, एक 4 साइज का पेपर लीजिए, 1 से लेके 140 तक उसमें नंबरिंग करिए। और जितना आंसर मैं बताऊंगी, मेरे आंसर बताने से पहले आप उसको देखिए कि आपको क्वेश्चन आ रहा है। और अपना स्कोर जो है लास्ट में हमको कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजिए। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं है, अगर आपका स्कोर कम भी आता है तो कोई बात नहीं, यहाँ पर गलतियाँ कर लीजिए, एग्जाम में गलतियाँ मत करिएगा। तो टू बी ऑनेस्ट, उसको टेस्ट करिए। ऐसा नहीं है कि चीटिंग करिएगा, तो टेस्ट के तरीके से टेस्ट करिए। ये सब टेस्ट आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं फ्री में, जिसका लाभ उठाइए और अपने दोस्तों के बीच शेयर करिए। आपके शेयर की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि न्यू चैनल है। तो अभी तो इतना व्यू भी नहीं आ रहा है, तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना कि हाँ कितने लोग देख रहे हैं, उसके हिसाब से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, टाइम बिना वेस्ट किए हुए। तो यूपीपीसीएस आरओ एआरओ प्री टेस्ट सीरीज 2022-23 के लिए है। टेस्ट बुकलेट है, टेस्ट नंबर 4 इकोनॉमी का है। जनरल स्टडीज में 140 क्वेश्चन आते हैं। और जो सेकंड पेपर होता है हिंदी में 60 क्वेश्चन आते हैं, टोटल 200 के क्वेश्चन होते हैं। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होती है, जिसको ध्यान में रख के करना है। 2 घंटे का ये टेस्ट है, हालांकि मैं जल्दी करवाऊंगी। तो ये इंग्लिश में भी है और हिंदी में भी है। तो हिंदी वाला मैं सेक्शन करवाऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग हिंदी में है यहाँ पे। अगर इंग्लिश की डिमांड होगी तो मैं इंग्लिश में भी करवा दूंगी, इट्स नॉट प्रॉब्लम। ओके, तो ये फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, इकोनॉमी का है। तो क्वेश्चन फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था की विशेषताएं कौन सी हैं? कृषि प्रधानता, और बृहद बेरोजगारी, ये तीसरा है उद्योग की प्रधानता, ये चौथा है न्यून प्रति व्यक्ति आय। तो सही उत्तर का चुनाव करना है, 1-2, 1-2-3, 1-2-4 या उपर्युक्त सभी। तो इसमें से कौन सा सही है? तो ये जो सही हो जाएगा वो होगा कृषि की प्रधानता, ये भारतीय अर्थव्यवस्था की है। और बृहद बेरोजगारी भी है। और उद्योग की प्रधानता नहीं, ये उद्योग की प्रधानता नहीं है। और चौथा है न्यून प्रति व्यक्ति आय। तो हो जाएगा ऑप्शन सी। ये उद्योग की जो प्रधानता है विकसित अर्थव्यवस्था का लक्ष्य मतलब लक्षण है, ना कि हमारा जो भारत है विकासशील अर्थव्यवस्था वाला देश है, तो यहाँ पर नहीं है ये। दूसरा है, भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ कब हुआ? भारत में आर्थिक उदारीकरण शुरू हुआ। ऑप्शन ए है कर दरों में महत्वपूर्ण कटौती के साथ। ऑप्शन बी है भारतीय रुपए की परिवर्तनशीलता के साथ। या सी है औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। या डी है प्रत्यक्ष विदेशी पूंजी निवेश में कार्यविधिक औपचारिकताएं दूर करने के साथ। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, औद्योगिक लाइसेंस नीति में वास्तविक बदलाव के साथ। तो हाँ, तो क्या हुआ, 1919 में नरसिम्हा राव सरकार की सत्ता ग्रहण के पश्चात क्या हुआ था, अपनाई गई आर्थिक नीति के तहत उदारीकरण का प्रारंभ 24 जुलाई 1991 को हुआ। 24 जुलाई 1991 को नई औद्योगिक नीति घोषित हुई। इस नीति में 18 प्रमुख उद्योगों को छोड़कर अन्य सभी उद्योग को लाइसेंस से मुक्त कर दिया गया था। उदारीकरण किया गया था, लिबरलाइजेशन। एंड तीसरे नंबर को क्वेश्चन कौन सा है, भारत के राष्ट्रीय आय की गणना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की जाती है? नेशनल इनकम की गणना किसके द्वारा की जाती है? वित्त आयोग द्वारा, वित्त मंत्रालय द्वारा, वाणिज्य के मंत्रालय द्वारा, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा।
तो इसका आंसर होगा डी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा, जिसे SCSO बोलते हैं। तो ये है, इसका गठन 2 मई 1951 को हुआ था, 2 मई 1951 को हुआ था। और वर्तमान में CSO या NSSO में बदल गया है, जिसे NSSO में बदल गया है ये। और राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का गठन किया गया है, इसको मिला के, मतलब CSO को और NSSO को मिला के NSO बन गया, केवल NSO। और इसका गठन जो है समकालीन राष्ट्रीय आय एवं संबंधित तथा राष्ट्रीय आय के 3 आयामों पर प्रकाश डालते हैं, जैसे घरेलू उत्पाद पर कारक के रूप में या इसके वितरण तथा अंतिम उपभोग एवं पूंजी निर्माण के रूप में। अगला है चौथा, निम्न में से कौन सा एक आर्थिक वृद्धि का परिचालक है? पहला है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान स्थिर कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या बी है किसी अवधि में चालू कीमतों पर राष्ट्रीय आय में वृद्धि, या सी है वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि, या डी है जनसंख्या में वृद्धि के साथ राष्ट्रीय आय में वृद्धि। इसका आंसर हो जाएगा सी, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय में सुस्थिर वृद्धि। किसका है ये? ये है आर्थिक वृद्धि का परिचालक है। अगला है पांचवा, नीचे दिए गए कथन दिए गए और कारण दिए गए हैं, देखना है कि दोनों एक दूसरे की पुष्टि कर रहे हैं कि नहीं। तो ऑप्शन सॉरी, कथन है, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है। और दूसरा है, सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाता है। इसका आंसर क्या होगा? तो क्या कथन और कारण दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही स्पष्टीकरण करता है, या बी है ए आर दोनों सत्य हैं परंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण नहीं करता है, और सी है ए सत्य है परंतु आर गलत है, और डी है ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो ये जो आंसर होगा ये होगा आपका सी, ए सत्य परंतु आर असत्य, मतलब आर गलत है, कारण इसका गलत है। सतत विकास के अभिप्राय ऐसे विकास है जिसमें उपलब्ध संसाधनों का उपयोग अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर नहीं किया जाता, बल्कि ये फ्यूचर को ध्यान में रखकर किया जाता है। और ये है छठवां, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक क्या है? अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, या बी है कृषि का पुनरुद्धार, या सी है शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, या डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो हो जाएगा डी, सभी के सभी। समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार और शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाओं की अधिकाधिक उपलब्धता, और सभी के सभी ऑप्शन सही है। ये 7 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भूमि सुधार का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए है जमींदारी प्रथा का उन्मूलन, या बी है भूमि जोतों की अधिकतम सीमा का निर्धारण, या काश्तकारी सुधार, या बहुफसली योजना। तो कौन सा नहीं है? नहीं है पूछा है, तो ये होगा बहुफसली योजना, ये नहीं है। समावेशी विकास का आशय है समाज के सभी वर्गों तक संसाधन और सुविधाओं की पहुंच। इससे बुनियादी सुविधाओं में सुधार के साथ शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के बेहतर अवसरों की उपलब्धता परिलक्षित होती है। इसके साथ ही गरीबी को कम किया जाना इसका प्रमुख आयाम है। 8वां है, राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन किस तिथि को हुआ था? वह थी 16 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1952, या 4 अप्रैल 1951, या 16 अगस्त 1950। तो ये जो है ये सही हो जाएगा आपका बी, 6 अगस्त 1952 को राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो हुआ 6 अगस्त 1952 को हुआ था। तो अगला है, 1944 में गांधीवादी योजना को प्रतिपादित किया गया था। श्रीमन नारायण ने, या बी है NR सरकार ने, या सी है जयप्रकाश नारायण ने, या डी है कस्तूरी भाई ने। तो ये जो किया गया था ये किया गया था श्रीमन नारायण ने। तो 1944 में प्रसिद्ध गांधीवादी अर्थशास्त्री थे श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा भारत के आर्थिक नियोजन हेतु एक योजना प्रस्तुत की गई, जिसे गांधीवादी योजना के नाम से जाना गया। इस योजना में स्वावलंबी गांवों के साथ साथ विकेंद्रीकृत आर्थिक संरचना की स्थापना की संकल्पना की गई थी। अगला है 10वां, किसी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। मतलब किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज के समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था? प्रथम पंचवर्षीय, या तृतीय, या द्वितीय पंचवर्षीय, या छठी पंचवर्षीय। तो वह आंसर हो जाएगा आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना में इसकी बात की गई। तीसरी पंचवर्षीय योजना की समाप्ति जो है 31 मार्च 1966 को हुई, और चौथी पंचवर्षीय योजना हुई स्टार्ट हुई 1 अप्रैल 1969 से प्रारंभ हुई। इस अवधि में अर्थात अप्रैल 1966 से 1969 तक 3 वर्ष कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व नहीं आई थी। अतः
1966 से लेकर 1969 को ही भारतीय आयोजना के इतिहास में योजना अवकाश का मतलब कहा जाता है। योजना अवकाश तृतीय पंचवर्षीय योजना के बाद कहा जाता है। और 11वां है, योजना अवकाश का संबंध किस अवधि से है? तो अभी आपको बताया गया कौन सी अवधि से है। ये जो 66 से 69 तक का है, ये अवधि है। 1952 से 65 नहीं है, ये 1970 72 ये भी नहीं है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, मिलान करना है। वहत वहत क्या है कीजिए, तो वहत क्या है? तो वहत देश है और राष्ट्रीय मुद्रा की बात कर रहा है ये। तो वहत जो है थाईलैंड का है, और रिंगगिट रिंगगिट है, रिंगगिट मलेशिया का, और रुपया जो है, रुपया कहाँ का है? रुपया है इंडोनेशिया का, और वान है दक्षिण कोरिया का। इस तरह से A2 यहाँ पे है, और B3 भी है, और ये C4 ये ऑप्शन सी हो जाएगा। 13वां है, निम्नलिखित घटनाओं पर ध्यान दें तथा इन्हें कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। तो हरित क्रांति का प्रारंभ पहला है, दूसरा है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण, और तीसरा है गरीबी हटाओ, और चौथा है 20 सूत्री कार्यक्रम। नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है, 1 2 3 4, या 2 1 3 4, या 4 1 2 3, या 1 3 4 2। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहले कौन सा आया था? तो ये जो है पहला आया था, ये जो सीरियल वाइज ही हरित क्रांति जो है, हरित क्रांति की आरंभ हुआ था 66 से 67 में, मतलब 1966 से 67 में। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 69 में। और गरीबी हटाओ कब आया था? गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी द्वारा द्वारा 1971 में दिया गया। और पंचवीं योजना के और 20 सूत्री जो कार्यक्रम थे 1975 में आए। तो इस तरह से हो जाएगा 1 2 3 4 सही है। योजना में कोर सेक्टर का तात्पर्य है सेवा क्षेत्र से, रक्षा एवं सुरक्षा से, चयनित आधारभूत उद्योग से, या लोहा एवं इस्पात उद्योग से। तो योजना में कोर सेक्टर्स का तात्पर्य है अम, चयनित आधारभूत उद्योग से। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर ऐसे उद्योग हैं जो अर्थव्यवस्था के दीर्घकालिक आर्थिक विकास की वृद्धि से विशेष महत्व रखते हैं। कोर सेक्टर की श्रेणी में 8 आधारभूत उद्योग आते हैं, जिसमें इस्पात, सीमेंट, उर्वरक, खनिज तेल, कोयला, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट, विद्युत। 8 बुनियादी उद्योगों की औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में हिस्सेदारी 40.27% है। 15वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है? आरबीआई का कार्य कौन सा नहीं है? साख नियंत्रण, विदेशी विनिमय कोषों की रखवाली एवं प्रबंधन, मौद्रिक नीति का निर्माण, विदेशी व्यापार का नियमन। तो कौन सा नहीं है? तो यह है विदेशी व्यापार का नियमन। तो भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य में शामिल है मौद्रिक नीति निर्माण, करेंसी का नियमन, साख का नियमन, देश के विदेशी विनियमनों कोष की रखवाली आदि। विदेशी व्यापार का नियमन वाणिज्यिक मंत्रालय के अंतर्गत आता है, ना कि आरबीआई के अंतर्गत आता है। 16वां, खुले बाजार की कार्यवाहियां समाहित होती हैं किसमें? श्रम नीति नियंत्रण में, साख नियंत्रण और परिणात्मक विधियों में, या राजकोषीय नीति नियंत्रण में, साख नियंत्रण की गुणात्मक विधियों में। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, साख नियंत्रण की परिणात्मक विधियों में। तो आरबीआई द्वारा मौद्रिक मौद्रिक नीति में साख नियंत्रण के लिए 2 विधियां अपनाई जाती हैं। पहला है परिणात्मक साख नियंत्रण विधियां। इसके अंतर्गत बैंक दर, सीमांत, अस्थायी सुविधा दर, खुली बाजार की क्रियाएं, तरलता समायोजना सुविधा, रेपो एवं रिवर्स रेपो दर जिसमें आती है, परिवर्तन को अनुपात, नगद और रक्षित अनुपात, सीआरआर, सामूहिक तरलता अनुपात, सीएलआर, एसएलआर में शामिल है। दूसरा है गुणात्मक साख नियंत्रण। इसमें शामिल है मार्जिन निर्धारण, नैतिक दबाव, साख की राशनिंग, उपभोक्ता उधार का नियमन, साख स्वीकृतिकरण की योजना। अगला 17वां, जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है कि आयात महंगे हो जाते हैं एवं निर्यात सस्ते हो जाते हैं, निर्यात महंगे हो जाते हैं, आयात सस्ते हो जाते हैं, आयात और निर्यात दोनों सस्ते हो जाते हैं, आयात और निर्यात दोनों महंगे हो जाते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, आयात महंगे हो जाते हैं तथा निर्यात सस्ते हो जाते हैं। अगर किसी मुद्रा का अवमूल्यन होगा तो उससे क्या होंगे? आयात महंगे होंगे ना, एवं निर्यात सस्ते होंगे। तो अवमूल्यन क्या होता है ये बता दूं पहले। तो किसी देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देना, मतलब बाहर बाहर वो मूल्य सस्ता हो जाए विदेशों में। जब किसी देश का भुगतान संतुलन में मौलिक असंतुलन आ जाता है तब उस देश की मुद्रा की स्थिति में सुधार लाने के लिए यह नीति अपनाई जाती है। इसमें आयात महंगे हो जाते हैं तथा उसमें कमी आती है, जबकि देश के उत्पादित वस्तुएं विदेशों में सस्ती हो जाती हैं और इससे निर्यात में वृद्धि होती है। इस प्रकार व्यापार देश की स्थिति में सुधार होता है। तो अवमूल्यन भारतीय रुपए का अब तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। एक बार हुआ था 1949 में, और एक बार हुआ था 1966 में, और एक बार हुआ था 1991 में। ओके,
अगला क्वेश्चन है 18वां। यदि कोई व्यक्ति वर्ष के आधे से अधिक दिनों तक रोजगार नहीं प्राप्त करता है तो उसे कहते हैं क्या? दैनिक स्थिति का बेरोजगार, साप्ताहिक स्थिति का बेरोजगार, सामान्य स्थिति का बेरोजगार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उसको कहते हैं सामान्य स्थिति का बेरोजगार। तो भारत में बेरोजगारी मापने की विधियां 3 विधियां हैं, याद करिएगा। सामान्य स्थिति में क्या होता है? वर्ष में आधे से अधिक दिनों में तक रोजगार न पाने वाले व्यक्ति होते हैं सामान्य स्थिति में। और जो सप्ताह में चालू साप्ताहिक में क्या होते हैं? चालू साप्ताहिक में वो होते हैं जो यदि कोई व्यक्ति सप्ताह में 1 घंटे का भी रोजगार नहीं पाता है तो वो चालू साप्ताहिक स्तर का बेरोजगार है। और चालू दैनिक स्थिति में क्या होता है? यदि किसी व्यक्ति को किसी दिन विशेष में 1 घंटे का भी रोजगार ना मिले तो उसे चालू दैनिक स्थिति का बेरोजगार माना जाता है। 19वां क्वेश्चन है। 19 नंबर का क्वेश्चन है, भारत में सेवा कर किसकी सिफारिशों से लागू हुआ? केलकर समिति द्वारा, यशवंत सिन्हा समिति द्वारा, राजा जे चलैया समिति द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो जो ये मतलब भारत में सेवा कर किसकी सिफारिश से आया था? तो जो सेवा कर आया था वो आया था राजा जे चलैया समिति के द्वारा। तो कर आधार को ज्यादा विकसित करने के लिए राजा जे चलैया समिति की संस्तुति पर सेवा कर को वर्ष 1954 और 55 सॉरी 94 और 95 के केंद्रीय बजट में प्रारंभ किया गया। वर्तमान में सेवा कर का वस्तु एवं सेवा कर जिसे जीएसटी बोलते हैं, जीएसटी में विलय हो गया है। ये हो गया। और ये 20वां है। 20वां क्वेश्चन है, भुगतान बैंकों की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा दिया गया? रंगराजन समिति द्वारा, राकेश मोहन समिति द्वारा, विमल जालान समिति द्वारा, नचिकेत मोर समिति द्वारा। तो ये भुगतान बैंकों की स्थापना का सुझाव निम्नलिखित में से कौन सी समिति द्वारा किया गया? वो किया गया नचिकेत मोर समिति द्वारा। तो नचिकेत मोर समिति ने वित्तीय समावेशन को प्रोत्साहित करने के लिए एक नए बैंकिंग ढांचे के रूप में भुगतान बैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। इस समिति का गठन जो है सितंबर 2013 में किया गया था। इसने अपनी रिपोर्ट 7 जनवरी 2014 को भारतीय रिजर्व बैंक को सौंप दी। अगला है 21वां, वर्तमान में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है? तो राजीव कुमार, शशिकांत दास, उर्जित पटेल या इनमें से कोई नहीं। तो भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर जो है शशिकांत दास है प्रेजेंट में। अगला है 22वां, नाबार्ड के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। नाबार्ड संसद के अधिनियम द्वारा वर्ष 1982 में स्थापित हुआ। दूसरा है, ये केवल कृषि संबंधी क्रियाओं हेतु साख सुविधा प्रदान करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा? तो ए हो जाएगा इसमें से, क्योंकि ये गलत है। ये केवल कृषि संबंधी क्रियाओं हेतु साख सुविधा प्रदान करता है, ये गलत है। क्योंकि नाबार्ड जो होता है इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी, सही बात है। और इसका मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड ग्रामीण वित्त की शीर्षक संस्था के रूप में अनेक वित्तीय संस्थाओं को पुनर्वित्त प्रदान करता है जो ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऋण देते हैं। अगला 20 क्वेश्चन हो गया। 22 क्वेश्चन हो गया। 23वां है आपका, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम जिसे नरेगा बोलते हैं के विषय में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला है, फरवरी 2006 में से देश के सभी जिलों में लागू है। और बी है, इससे ग्रामीण परिवारों की जीविकोपार्जन की सुरक्षा में वृद्धि हुई है। नरेगा प्रत्येक ग्रामीण परिवार के एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के लिए रोजगार की गारंटी देती है। 2009 में नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, फरवरी 2006 में देश के सभी जिलों में नरेगा लागू है। गलत है, क्योंकि नरेगा को पहले सभी जिलों में नहीं लागू किया गया था। ये 2 फरवरी 2006 को आंध्र प्रदेश के अनंतपुर ग्राम से किया गया था इसका शुरुआत। उसके बाद यह योजना शुरुआती दौर में 200 जिलों, दूसरे चरण में 130 अतिरिक्त जिलों अर्थात 330 जिलों तथा 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में लागू हुआ। तो 24वां नंबर का क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सामाजिक सहायक कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न में से कौन सा कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है? अन्नपूर्णा योजना, या दूसरा कस्तूरबा विद्यालय योजना, तीसरा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, ये चौथा है मध्याह्न भोजन योजना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1-2 या 1-3 या 2-4 या 2-3-4 या 1-2। तो इसका आंसर होगा बी। ये बी हो जाएगा आपका। 2 और चौथा सही है, इंदिरा गांधी विधवा पेंशन योजना और मध्याह्न भोजन योजना। तो ये जो है ये इसमें शामिल नहीं है, क्योंकि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 1995 को हुई थी। यह कार्यक्रम गरीब परिवारों में वृद्धावस्था जीविकोपार्जन करने वाले मुख्य सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व जैसी स्थितियों में लाभ के लिए सामाजिक सहायता की राष्ट्रीय नीति प्रस्तुत करता है। ये पूरी तरह केंद्र प्रायोजित योजना है।
जिसमें लगभग 5 कार्यक्रम शामिल हैं। इंदिरा गांधी वृद्धावस्था पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय निःशक्तता पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ कल्याण कार्यक्रम या अन्नपूर्णा योजना, ये सब सम्मिलित है। अगला 25वां है, स्वधार योजना संबंधित है। ए है बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के प्रतिरक्षण से, बी है पुरुषों हेतु स्वरोजगार से, या सी है कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए, या डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए बनाया गया सुधार योजना। सुधार योजना भारत सरकार की महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा विषम परिस्थितियों में रह रही महिलाओं के लाभार्थ प्रायोजित योजना है। इसका प्रारंभ 2001-2 में किया गया। इस योजना के अंतर्गत रिहा कैदी, प्राकृतिक आपदा अथवा अन्य किसी कारण से बेघर और बेसहारा पीड़ित महिलाओं को सुधार गृह दिलाया जाता है तथा उन्हें व्यवसायिक प्रशिक्षण भी दिया जाता है। 26वां है, निम्नलिखित में से कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? वाणिज्य मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या आईसीआईसीआई बैंक। तो कौन सा देता है? तो ये देता है भारतीय रिजर्व बैंक, आरबीआई। 27 है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के क्रियान्वयन एवं प्रगति की स्थिति दर्शाने के लिए एनएफएसए के लिए राज्य रैंकिंग सूचकांक जुलाई 2022 में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने जारी किया था के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ये सूचकांक 3 स्तंभों में बनाया गया है। और दूसरा है, सामान्य हिमालयी एवं केंद्र शासित क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है। तीसरा है, सामान्य श्रेणी के राज्यों में पहला स्थान उड़ीसा तथा दूसरा स्थान गुजरात का है। और चौथा है, सामान्य श्रेणी में आंध्र प्रदेश का तीसरा हुआ, मध्य प्रदेश का छठवां स्थान है। तो कौन सा कथन सही है? 1 2 4 या 1 2 3 या 2 4 या उपयुक्त में सभी। तो इसका जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा, एक मिनट देख लीजिए, एनएफएससी के लिए राज्य के हाँ ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए, मतलब 1 2 4 होगा। पहला सही है, दूसरा सही है, सामान्य हिमालयी के सभी क्षेत्रों को अलग अलग श्रेणी में बांटा गया है, ये सही है। तीसरा गलत है, समान श्रेणी के राज्य में पहला स्थान उड़ीसा तथा दूसरा स्थान गुजरात का, ये गलत है। तो इसमें जो है ये जो है समान श्रेणी के राज्य में उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात क्रमशः प्रथम स्थान पे हैं। और दूसरे तीसरे और गुजरात जो है, आंध्र प्रदेश और गुजरात, ये एक मिनट क्या बोला है, समान श्रेणी के स्थान, प्रथम स्थान उड़ीसा का नहीं है, प्रथम स्थान जो है राज्य में, प्रथम स्थान तो उड़ीसा का है, प्रथम स्थान पे उड़ीसा है, सही है। और इसमें समान श्रेणी में आंध्र प्रदेश का तीसरा स्थान है, एक मिनट। तो ये दूसरा जो स्थान है ये उत्तर प्रदेश है, ना कि गुजरात का, इसलिए गलत है। और 28 है, विभिन्न देशों में एफडीआई के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के आंकड़े प्रतिवर्ष जारी किए जाते हैं, विश्व बैंक द्वारा, आईएमएफ द्वारा, या अंकटाड द्वारा, या विश्व आर्थिक मंच द्वारा। तो आईएफडी के अंतर प्रवाह एवं बाह्य प्रवाह के आंकड़े जो है वो जारी किए जाते हैं अंकटाड बैंक द्वारा। अंकटाड जो है जिसे यूएनए का व्यापार एवं निवेश में संबंधित निकाय है, जिसकी स्थापना 1964 में हुई थी। इसका मुख्य उद्देश्य विदेशी व्यापार एवं निवेश में वृद्धि करके विकासशील देशों के विकास में सहायता पहुंचाना। 29 है, भारत की ग्रामीण कृषि संगणना का शुभारंभ केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किस तारीख से किया था? तो ये 25 जून 2022 को, या फिर 28 जुलाई 2022 को, 15 जुलाई 2021 को, 10 अगस्त 2022 को। तो इसकी जो शुरुआत हुई थी वो हुई थी 28 जुलाई 2022 को। 30वां है, विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो विद्युत उत्पादन में भारत का स्थान है तीसरा। विद्युत उत्पादन के मामले में भारत का अमेरिका व चीन के पश्चात विश्व में तीसरा स्थान है। देश में विद्युत उत्पादन की कुल क्षमता जून 2022 के अंत में मतलब काफी बढ़ गई। भारत के कुल विद्युत उत्पादन में जीवाश्म ईंधन का योगदान 58.5% है, जल विद्युत का 11.6 है, और नवकरणीय ऊर्जा का 39.7 है, नवकरणीय ऊर्जा का 39.7 है, और नाभिकीय ऊर्जा का 1.7 है, न्यूक्लियर एनर्जी का। ठीक है, 31 है, 2022-23 की खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा में धान के समर्थन मूल्य में कितने रुपए की वृद्धि की गई? 100 रुपए की, 150 की, 50 रुपए की, 200 रुपए की? तो ये जो वृद्धि की गई 100 रुपए की गई। तो अभी क्या हुआ,
2022-23 में खरीफ उपजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा सरकार द्वारा 8 जून 2022 को की गई। खरीफ की मुख्य खाद्यान्न उपज धान की दोनों किस्मों के न्यूनतम समर्थन मूल्य में रुपए 100 प्रति क्विंटल की वृद्धि इस बार की गई और सामान्य श्रेणी के धान का समर्थन मूल्य रुपए 2040 प्रति क्विंटल था। अगला क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट 32वां है। मार्च 2022 के अंत में मोबाइल फोन सेवा बाजार में विभिन्न कंपनियों की हिस्सेदारी का आरोही क्रम बताएं। वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल, एयरटेल, रिलायंस जियो। या बी है बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल, रिलायंस जियो। या सी है बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस जियो। या रिलायंस जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, बीएसएनएल, वोडाफोन आइडिया, एयरटेल एंड रिलायंस जियो। अगला है 33। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई आधारित मुद्रास्फीति की दर आंकड़े सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी किए जाते हैं प्रतिमाह, प्रति 2 माह, तिमाही या छमाही। तो ये जो जारी किए जाते हैं ये प्रतिमाह जारी किए जाते हैं। और अगला है क्वेश्चन 34। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान मई 2022 में 21-22 में देश में कुल खाद्यान्न उत्पादन अनुमानित है 314.51 मिलियन टन या 320.50 मिलियन टन या 350.50 मिलियन टन या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा 314.51 मिलियन टन। 35 है। भारतीय रिजर्व बैंक 2021-22 के लिए सरकार को कितना लाभांश हस्तांतरित किया गया? तो 40,500 करोड़ या 30,307 करोड़ या 50,000 करोड़ या 45,000 करोड़। तो उनको लाभान्वित हुआ लगभग 30,307 करोड़ रुपए। अगला है 36। पिराई सत्र 2022-23 के लिए गन्ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा घोषित उचित एवं लाभकारी मूल्य कितना है? 300 है, 310 है, 305 है, 320 है। तो वह जो है वह हो जाएगा आपका 305। 37 है। आर्थिक समीक्षा 2021-22 में कृषि एवं संबंध का सकल मूल्यवर्धन जीवीए में योगदान अनुमानित है 20.5%, 16.5%, 18.8% या 28.2%। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा 18.8%। अगला 38 नंबर का क्वेश्चन है। भारत द्वारा 2021 के लिए कुल वस्तुगत निर्यातों में सर्वाधिक निर्यात किन 2 देशों के किए गए? अमेरिका व चीन को, चीन या यूएई को, या अमेरिका यूएई को, या अमेरिका एवं सिंगापुर को। तो ये आंसर हो जाएगा आपका 38 का सी, अमेरिका एवं यूएई को। 39 है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में केंद्र सरकार के बजट में कुल प्रस्तावित खर्च है वो 93,70,500 या 93 बोला उल्टा बोल दिया 39,17,500 या 39,44,909 करोड़। तो 37,75,320 करोड़ या फिर 38,50,305 करोड़। तो ये जो आंसर होगा इसका आंसर हो जाएगा आपका ये 39,44,909। अगला 40 नंबर क्वेश्चन। केंद्र सरकार ने 2022-23 के बजट में कितनी धनराशि सार्वजनिक उपक्रमों के विनिवेश से प्राप्त करने की लक्ष्य निर्धारित किया? 65,000 करोड़ या 75,000 करोड़, 5,000, 50,000 करोड़ या 8,000 करोड़। तो कितना किया था? तो किया उन्होंने 65,000 करोड़ का। 41 से फैक्चुअल डेटा इसमें मैं क्या बताऊं तो याद करना पड़ेगा। 2022-23 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितने प्रतिशत अनुमानित है? 6.8% या 6.4% या 5.3% या 6.9%। तो वो अनुमानित किया गया 6.4%। यह 42 है। NAFED संबंधित है बीमा से, कृषि विपणन से, पशुपालन से, ईंधन की बचत से। तो ये जो संबंधित है ये मतलब क्या है? NAFED इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर, जिसे नाफेड भी बोलते हैं, सुना होगा, नेशनल एग्रीकल्चरल एंड कॉपरेशन मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये किससे रिलेटेड है? कृषि विपणन से होगा ऑब्वियसली। अगर फुल फॉर्म पता होगा तो तुरंत सॉल्व होगा। 43 है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? कृषि मूल्य आयोग, कृषि मंत्रालय, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, वित्त आयोग। तो भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण करता है ये आपका कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। 44 है। प्रजनन तथा आर्थिक विकास के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को कहते हैं कुजनेट्स वक्र, लॉरेंज वक्र, बेकर वक्र, इनमें से कोई नहीं।
तो इसका जो आंसर होगा सही होगा बेकर वक्र। तो प्रजनन तथा आर्थिक विकास, जिसे प्रति व्यक्ति आय के रूप में जाना जाता है, के बीच संबंध प्रदर्शित करने वाले वक्र को बेकर वक्र या बेकर प्रजनन कहते हैं। रॉबर्ट बारो और गैरी बेकर द्वारा प्रतिपादित इस वक्र के अनुसार कुछ सीमा तक प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि प्रजननता में वृद्धि लाएगी। एक सीमा के बाद प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के साथ प्रजननता में कमी आएगी और वह भी गिरती हुई दर से गिरेगी। यह उल्टे यू आकार की होती है। अगला आप करेंगे क्वेश्चन हम नेक्स्ट 44 का है, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन सा अधिकृत है? वित्त मंत्रालय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई या राष्ट्रीय स्टॉक बाजार? तो इसके लिए अधिकृत है आरबीआई। भारत में सिक्के डालने का एकमात्र अधिकार भारत सरकार को है। सिक्का निर्माण का दायित्व सिक्का निर्माण अधिनियम 2011 के तहत भारत सरकार का है। विभिन्न मूल्य वर्ग के सिक्कों के विकल्प तैयार करने और उनकी ढलाई करने का दायित्व भी भारत सरकार का है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम के अनुसार परिचालन के लिए सिक्के भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से जारी किए जाते हैं। 46 है, बिटकॉइन को राष्ट्रीय मुद्रा के रूप में अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन सा है? इक्वाडोर, मॉरिशस, सिंगापुर, अल सल्वाडोर? तो ये जो है ये है अल सल्वाडोर। तो सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर ने बिटकॉइन को कानूनी निविदा के रूप में स्वीकार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया। और 47 है, प्रधानमंत्री पोषण योजना किस पूर्ववर्ती योजना को स्थापित करेगी? मिड डे मील योजना को, मातृत्व सहायक योजना को, या सुधार योजना को, या इनमें से कोई नहीं? तो जो रिप्लेस करेगी वो करेगी मिड डे मील योजना को। ठीक है, प्रधानमंत्री पोषण योजना जो है मिड डे मील योजना को रिप्लेस करेगी। देश भर में सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त विद्यालयों में विद्यार्थियों को पका हुआ भोजन उपलब्ध कराने वाली वर्षों पुरानी मध्याह्न भोजन योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री पोषण योजना कर दिया गया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 29 सितंबर 2021 को इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की। 48वां नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में उत्तर प्रदेश का स्थान क्या है? दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो इसमें जो उत्तर प्रदेश का स्थान है वो है तीसरा। तो विभिन्न राज्यों में वैश्विक बहुआयामी निर्धनता की स्थिति जानने के में आर्थिक सुधारों का संचालन किया जा सके के लिए वैश्विक बहुआयामी निर्धनता सूचकांक जारी किया जाता है। यह नीति आयोग द्वारा नवंबर 2021 में जारी किए गए नीति आयोग द्वारा विभिन्न राज्यों की निर्धनता का आकलन 3 क्षेत्रों में स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन के स्तर से जुड़े 12 सूचकांकों के आधार पर किया जाता है। अगला है 49। 2023 को ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। यूएनओ ने या एफएओ ने या फिर आईएलओ ने या यूनेप ने? तो 2023 को ज्वार बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किसने किया था? तो वो किया था ये एफएओ ने। ठीक है, एफएओ मतलब क्या बोलते हैं, खाद्य एवं कृषि संगठन द्वारा घोषित किया गया। 2022 को कुटीर मत्स्यिकी एवं मत्स्य पालन हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनए द्वारा घोषित किया गया है। अगला है 50वां, निम्नलिखित पर विचार करें। जल जीवन मिशन, सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। इसको क्या करना है? प्रारंभिक वर्षों के सही मतलब कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, इसके क्रोनोलॉजी में लगाना है। तो ये आपका आंसर होगा, पहले आया था प्रधानमंत्री फसल योजना। तो जो है प्रधानमंत्री फसल योजना कब आया था? 13 जनवरी 2016 को। ये प्रधानमंत्री फसल योजना 13 जनवरी 2016 को आया था। और जो जल जीवन मिशन है कब आया था? तो इसके बाद आया था आपका सौभाग्य योजना। सौभाग्य योजना जो है ये 25 सितंबर 2017 को आया था। 25 सितंबर 2017 को, 2017 में लिख देती हूँ, तब आया था। और ये जल जीवन मिशन कब आया था? तो प्रधानमंत्री सामान्य निधि और औपचारिक शुरुआत। सम्मान निधि योजना कब आई थी? सम्मान निधि जो आई थी वो 2019 में आई थी। और जल जीवन मिशन तो सबको ही याद होगा, 15 अगस्त 2019 को आई थी। ये भी 15 अगस्त, ये 15 अगस्त 2019 को आई थी। और ये जो प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना है ये 24 फरवरी को आई थी, ये 24 फेब को आई थी। ठीक है, तो इस तरह से क्रोनोलॉजी में कौन सा पहले हो जाएगा? पहले तीसरा होगा, तीसरा, फिर हो जाएगा सौभाग्य योजना 2017 वाला, फिर ये हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला है 51, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1955 को, 15 अगस्त 1965 को, 1 जनवरी 1965 को, या 1 जुलाई 1960 को? तो ये जो हुआ था ये हुआ था 1 जनवरी 1965 को। खाद्यान्न जांच समिति जो अशोक मेहता समिति 1957 में संस्तुति की गई है। सरकार को धीरे धीरे नियोजित रूप से खाद्यान्नों के थोक व्यापार को अपने हाथ में ले लेना चाहिए। फलतः 100 करोड़ रुपए की पूंजी से 1 जनवरी 1965 को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई की स्थापना की गई। ठीक है, अगला है
52वां नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित है? सुमेलित है देखना है। मसाला बोर्ड कोट्टायम, रबर बोर्ड कोच्चि, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद और तंबाकू बोर्ड गुंटूर तेलंगाना। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड हैदराबाद। ये जो है गलत है, क्योंकि ये जो है ये हैदराबाद और तेलंगाना दोनों जगह पे, ये जो है हैदराबाद और तेलंगाना दोनों जगह पे है। और राष्ट्रीय तंबाकू बोर्ड कहाँ पे है? तंबाकू बोर्ड, एक मिनट, तंबाकू बोर्ड आपका गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में, ये डी वाला गलत है आपका। ठीक है, ये एक जो है ये आंध्र प्रदेश में है, गुंटूर जो तेलंगाना में नहीं है, गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ये गलत है, बाकी सब सही है, ये तो हैदराबाद में है, सही है। ठीक है, अगला करेंगे हम 53। 53 है, किसानों की सहायता, किसानों की सहायता, एक मिनट, हाँ, किसानों की सहायता हेतु किसान कॉल सेंटर योजना कब प्रारंभ की गई? जनवरी 2004 में, अगस्त 2010 में, मार्च 2000 से या अप्रैल 2005 से? तो ये जो प्रारंभ की गई ये की गई जनवरी 2004 से। 54 नंबर का क्वेश्चन है, अक्टूबर 2021 में सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? बेलको, रिनल राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड है, और पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन पीएफसी को, या नेशनल एल्युमिनियम कंपनी जिसको नालको बोलते हैं इसको। तो 2021 सार्वजनिक क्षेत्र की किस कंपनी को महारत्न कंपनी का दर्जा मिला? तो ये मिला पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन को। ठीक है, अगला करेंगे हम 55 नंबर का क्वेश्चन, मई 2022 में पेश की गई उत्तर प्रदेश सरकार के बजट का आकार कितना है? 6,15,720.5 करोड़ रुपए, या 5,50,370.7 करोड़ रुपए, या 6,15,518 करोड़ रुपए, या 6,30,515.7 करोड़ रुपए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका सी, 6,15,518 करोड़ रुपए। 56 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा असत्य है? तो यह विकसित एवं विकासशील देशों में भुखमरी की स्थिति का आकलन करती है। 2021 में 116 देशों के लिए जारी किया गया, जिसमें भारत का 101वां स्थान है। और सूचकांक का मान 0 से लेकर 100 के बीच होता है। सूचकांक जितना अधिक होगा भूख की स्थिति उतनी विकराल होगी। सूचकांक के आकलन में 4 पैरामीटर्स अंडर न्यूट्रिशन, चाइल्ड वेस्टिंग, चाइल्ड स्टंटिंग एवं चाइल्ड मोर्टेलिटी शामिल है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये होगा आपका ए। ये जो है ये विकासशील एवं विकसित देशों में भुखमरी की स्थिति का आकलन करती है, नहीं ये केवल विकासशील देश के लिए है, ना कि विकसित देश के लिए है। ठीक है, और ये अगला है। ठीक है, ये विभिन्न राष्ट्रों में भूख की स्थिति को निरूपित करने वाली 2021 की ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्ट विश्व भर में 15 अक्टूबर 2021 को मनाई जाती है। विकसित देशों के लिए सूचकांक आकलित नहीं किया गया है। अगला है 57 नंबर क्वेश्चन, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 5 मार्च को, 8 मार्च को, 27 सितंबर को, या 22 अप्रैल को? तो ये जो मनाया जाता है विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को। ठीक है, अगला क्वेश्चन करेंगे 58। 58 है, विशेष आर्थिक क्षेत्र जिसे CSEG अधिनियम प्रभावी हुआ 2004 में, 2008 में, 2003 में, 2006 में। तो ये जो है भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र स्पेशल इकोनॉमिक जोन जिसे बोलते हैं 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था। 2005 में संसद द्वारा पारित हुआ था, और 23 जून 2005 को इसे राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई, और यह 10 फरवरी 2006 से प्रभावित हुआ, 10 फरवरी 2006 से प्रभावी हो गया। 59वां है, भारत में अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु प्रधानमंत्री द्वारा घोषित कार्यक्रम को कहा जाता है अंत्योदय कार्यक्रम, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, 20 सूत्री कार्यक्रम, 15 सूत्री कार्यक्रम। तो इसको कहा जाता है 15 सूत्री कार्यक्रम। तो प्रधानमंत्री का नवीन 15 सूत्री कार्यक्रम अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए एक व्यापक कार्यक्रम है, जो विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, योजनाओं एवं पहलों को शामिल करता है। 20 सूत्री कार्यक्रम के गरीबी निवारण से संबंधित कार्यक्रम है, जो 1975 से लागू है। प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 से शुरू की गई। इसका उद्देश्य बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार देना है। 60वां है, राजकोषीय स्थिति या मौद्रिक नीति की सीमा मानी जाती है करारोपण को, घाटा वित्तीयन को, या सार्वजनिक ऋण को, या सार्वजनिक व्यय को? तो ये माना जाता है घाटा वित्तीयन को। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर का, राजस्व व्यय ऐसे व्यय होते हैं जिसमें अर्थव्यवस्था में क्या होता है, किसी भी संपत्ति या पूंजी का निर्माण का सृजन नहीं होता,
या राज्य सरकारों को दिया जाने वाला अनुदान भी केंद्र के लिए किसी संपत्ति का सृजन नहीं करता है, इसलिए यह राजस्व व्यय में शामिल नहीं है। तो इसका रीजन क्या है? पहला कथन सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है कि दोनों नहीं सही है? तो इसका जो आंसर होगा दोनों के दोनों कथन सही है। तो राजस्व व्यय वे व्यय होते हैं जो सरकारी विभागों तथा सेवाओं को सामान्य रूप से चलाने, विगत वर्षों के लिए दिए गए ऋण पर ब्याज अदायगी तथा राज्य सरकारों को दिए जाने वाले अनुदान से संबंधित होते हैं। ये ऐसे व्यय होते हैं जिसमें परिणाम स्वरूप अर्थव्यवस्था में संपत्ति या पूंजी का सृजन नहीं होता है। ठीक है। और सभी अनुदान जो राज्य सरकारों को दी जाती है, चाहे वो उसका स्पष्ट उद्देश्य पूंजी संपत्ति का निर्माण ही क्यों ना हो, राजस्व व्यय मानी जाती है, क्योंकि इससे सृजित संपत्ति ग्रांट देने वाले की नहीं होती है, ग्रांट पाने वाले की होती है। 62 नंबर का क्वेश्चन है, IMD के विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता सूचकांक 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? 43वां, 37वां, 27वां या 32वां? तो ये जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 37वां। और अगला क्वेश्चन करेंगे हम 63। विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जून 2022 में किस जगह संपन्न हुआ? पेरिस में, दाओस में, जेनेवा में या न्यूयॉर्क में? तो ये जो सम्मिलित तो ये हुआ संपन्न जेनेवा में। तो वैश्विक व्यापार एवं निवेश की निगरानी करने वाली संस्था विश्व व्यापार संगठन, जिसे WTO कहते हैं, का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन जिनेवा में 11 से 17 जून 2022 को संपन्न हुआ था। 64वां है, भारत का किस देश के साथ द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता सीपा मई 2022 से प्रभावी है? यूरोपीय संघ, जापान, संयुक्त अरब अमीरात या इजराइल? या कौन सा कथन सही है? तो ये जो सही है ये सही है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका। तो भारत यूएई के बीच 18 फरवरी 2022 को हस्ताक्षरित द्विपक्षीय व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता, जिसे कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट कहते हैं, 1 मई 2022 से प्रभावी हो गया। संयुक्त अरब अमीरात को भारत से होने वाले निर्यातों में रत्न एवं आभूषण क्षेत्र का बड़ा योगदान है। इस समझौते से भारत में यूएई का द्विपक्षीय व्यापार, जो वर्तमान में $60 अरब के अपने 5 वर्षों में $100 अरब तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। 65वां है, स्वावलंबन योजना निम्नलिखित में से किस उद्देश्य की पूर्ति करती है? महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना, दिव्यांग व्यक्तियों को रोजगार देना, या ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देना, या शहरी महिलाओं को रोजगार देना? तो ये जो स्वावलंबन योजना है ये किस लिए है? ये है महिलाओं को प्रशिक्षण एवं कौशल प्रदान करना। तो ये जो है ये इसे जो है स्वावलंबन कार्यक्रम, जिसे पहले नोराड महिला आर्थिक कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है, वर्ष 1982-83 में समूचे देश में शुरू किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य महिलाओं को परंपरागत और गैर परंपरागत व्यवसाय में प्रशिक्षण और कौशल उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार प्राप्त करने या स्वरोजगार करने में मदद करता है। और ये है 66वां। ये वित्त आयोग है, अध्यक्ष है। पहला अध्यक्ष, दूसरा, 12वां, 15वां कौन सा है? तो पहला कौन से है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, पहला है केसी नियोगी, और 10वां है ये केसी पंत है। और ये जो है 12वां जो है ये है NK सिंह, और 15वां है श्री रंगराजन। तो ऑप्शन हो जाएगा ए सही। 67 नंबर का क्वेश्चन है 67। निम्न के कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? सार्वजनिक उद्यमों में सरकार की अंशधारिता में कमी लाना विनिवेश कहलाता है। विनिवेश निजीकरण करने का माध्यम है। लाभ पर काम करे किसी सार्वजनिक उद्यम का विनिवेश नहीं होता है। भारत में विनिवेश का प्रयोग पहली बार 1995-96 में हुआ, जब मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे। तो कौन सा कथन गलत है? ये डी गलत है। तब 95-96 में मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, ये गलत है। इसका वित्तीय ये 1995-96 नहीं बल्कि 1991 होगा। ठीक है, 91-92 में। अगला क्वेश्चन है 68। 17वीं भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला, देश में कुल वनावरण 71.33 मीटर हेक्टेयर है, जो कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 21.71% है। देश में कुल वृक्षारोपण 9.57 मीटर हेक्टेयर है, जो देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 2.91% है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राज्य हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल एवं केरल। और चौथा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक मैंग्रोव वन वाला राज्य पश्चिम बंगाल है। ऊपर में से कौन सा कथन असत्य है? केवल 3, 1, 2 या 4, या 2, 3, 4? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, केवल 3। इसमें केवल 3 सत्य है, असत्य है, बाकी सब सही है। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव आच्छादित 4 राष्ट्र हैं, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल एवं केरल नहीं है, बल्कि
4 राज्य तो हैं, लेकिन पहले उसमें पश्चिम बंगाल है, उसके बाद पश्चिम बंगाल का सबसे ज़्यादा है, उसके बाद गुजरात का है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है, फिर आंध्र प्रदेश का है। इस तरह से तीसरा गलत हो जाएगा। और 69 है, भारत में कौन-सा क्षेत्र सबसे अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई इक्विटी प्रवाह को आकर्षित करता है? निर्माण क्षेत्रक, सेवा क्षेत्रक, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, ऑटोमोबाइल क्षेत्रक। तो कौन-सा क्षेत्रक है? तो वह क्षेत्रक है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर। 70 है, भारत में नगरीय क्षेत्रीय में बीपीएल परिवारों की पहचान के लिए निम्नलिखित में से कौन सी समिति की गठित की गई थी? सक्सेना समिति, लकड़ावाला समिति, या तेंदुलकर समिति, या हाशिम समिति। तो ये जो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपकी हाशिम समिति। तो शहरी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों के पहचान हेतु विशेषज्ञ समिति का गठन प्रोफेसर AR हसीम की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें अपनी रिपोर्ट 2012 में प्रस्तुत की। समिति के अनुसार शहरी गरीबों की पहचान 3 प्रकार की कमजोरियों के आधार पर की जा सकती है: आवासीय कमजोरी, सामाजिक कमजोरी और पेशाजनक कमजोरी के आधार पर। 71 नंबर का है, पर प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 1 होती है, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 होती है, लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, श्रमिक की सीमांत उत्पादकता 0 होती है। 72 है, भारत में किस राज्य ने मानव विकास वेदनों का प्रकाशन सर्वप्रथम किया था? केरल, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। तो ये जो आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, अगला है 73। तो निम्नलिखित में से कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? आईसीआईसीआई, या आईडीबीआई, या फिर आईएफसीआई, या फिर विपरीत सभी। तो कौन सी संस्था दीर्घकालीन औद्योगिक वित्तीयन में संलग्न है? तो वो जो संलग्न है वो है आपका विपरीत सभी, आईसीआईसीआई और आईडीबीआई और आईएफसीआई भी। 74वां है, निम्नलिखित में से कौन सी मुद्राएं कृत्रिम समझी जाती हैं? एडीआर, जीडीआर, एसडीआर और एडीआर और जीडीआर। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, एसडीआर को क्या कृत्रिम मुद्रा समझा जाता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो कथन है, राजकोषीय घाटा सदैव बजटीय घाटे से बड़ा होता है, और कारण है, राजकोषीय घाटे का अर्थ है सरकार द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेकर तथा अन्य देवताओं से लेकर अपने खर्च को पूरा करना। नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चुनाव करना है। ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। अब बी है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी है, ए सही है परंतु आर गलत है, और ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? 75 का हो जाएगा ए। एक कथन ए और आर दोनों सही हैं, मतलब दोनों स्पष्टीकरण भी करते हैं। घरेलू आय से आशय क्या है? किसी देश के नागरिकों द्वारा अर्जित कुल आय है, या किसी देश के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय है, या किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्जित आय है, या डी है, भौगोलिक सीमा में स्थित देशों के निवासियों द्वारा अर्जित कुल आय है। तो ये आंसर हो जाएगा सी, किसी देश की आर्थिक सीमा में स्थित निवासी उत्पादक इकाइयों द्वारा अर्जित आय है। 77 है, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा हेतु किस समिति की नियुक्ति की गई थी? वाधवा समिति की, या नचिकेत मौर्य समिति की, या रंगराजन समिति की, या इनमें से किसी की नहीं? तो आंसर हो जाएगा वाधवा समिति की। तो सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 2006 में पूरे देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की कार्य प्रणाली की समीक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश डीपी वाधवा की अध्यक्षता में एक कमेटी गठित की गई, जिसने अपनी रिपोर्ट 2010 में सौंपी। वाधवा समिति द्वारा सौंपे गए रिपोर्ट में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सबसे भ्रष्ट योजना बताया गया, जिस कारण केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारों द्वारा पीडीएस के पूर्ण उपभोक्ता परिणाम बनाने हेतु नए नए सुधार किए जा रहे हैं। अगला है 78 है, मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत कितने हेक्टेयर तक की सिंचाई की जाती है? 1000 से 5000 हेक्टेयर तक, 2000 से 6000 हेक्टेयर तक, या 2000 से 10000 हेक्टेयर तक, या 10000 हेक्टेयर से अधिक? तो मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए जो की जाती है वो है 2000 से 10000 हेक्टेयर तक की जाती है। 79 है, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों की नई परिभाषा है 2018 के अनुसार लघु उद्यमों में वार्षिक टर्नओवर की सीमा कितनी है? तो विनिर्माण क्षेत्र से 25 लाख से रुपए से 5 करोड़, और सेवा क्षेत्र में 10 लाख से 2 करोड़ रुपए तक, और विनिर्माण क्षेत्र में 50 लाख से 10 करोड़, या सेवा क्षेत्र में 20 लाख से 5 करोड़, या सेवा क्षेत्र में 30 लाख से 3 करोड़, या विनिर्माण क्षेत्र में
5 करोड़ से 10 करोड़ या विपरीत में से कोई नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, विपरीत में से कोई नहीं। क्योंकि एमएसएमई जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस हैं, वे उद्योग हैं जिनमें काम करने वालों की संख्या एक सीमा से कम होती है तथा उनका वार्षिक उत्पादन भी एक सीमा के अंदर रहता है। भारत सरकार के सूक्ष्म एवं लघु उद्यम विकास अधिनियम 2006 अधिनियमित किया गया, जिसके अनुसार सूक्ष्म तथा लघु मध्यम उद्यमों की परिभाषा उन उद्योगों में प्लांट एवं मशीनरी के निवेश के अनुसार निर्धारित होती है। किंतु 7 अप्रैल 2018 से नई परिभाषा लागू की गई और अब प्लांट एवं मशीनरी में निवेश की जगह पर टर्नओवर के आधार पर एमएसएमई का वर्गीकरण किया जाता है। लघु उद्योगों के लिए विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में वार्षिक टर्नओवर की सीमा 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच है। 5 करोड़ से 75 करोड़ के बीच में है। 80 नंबर का क्वेश्चन है, एशियन डेवलपमेंट आउटलुक रिपोर्ट जारी किया जाता है विश्व बैंक द्वारा, एशियाई विकास बैंक द्वारा, न्यू डेवलपमेंट बैंक द्वारा या आईएमएफ द्वारा। तो ये जो जारी किया जाता है वो किया जाता है एशियाई विकास बैंक द्वारा। 81 है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है? जनसंख्या का दबाव, प्रचंड बेरोजगारी, या सहकारी कृषि, या भूजोत का छोटा आकार। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, सहकारी कृषि। तो 20वें दशक के प्रारंभ में भारत में सहकारी कृषि की दिशा में प्रयास आरंभ हुए। स्वतंत्रता के उपरांत प्रारंभिक वर्षों में सहकारी कृषि को बढ़ावा देने का विशेष प्रयास किया गया। सहकारी कृषि उत्पादकता में वृद्धि करती है। इस प्रकार सहकारी कृषि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड भारत में सहकारिता का एक सफल उदाहरण है। 82 है, नीचे दो कथन दिए गए जिसमें एक कथन एक को दूसरे कथन आर से कारण देखना है क्या है। तो कथन ए है, सभी व्यापारी मूल्य बढ़ोतरी से लाभ कमाते हैं। आर है, मूल्य बढ़ोतरी के कारण ग्राहक को अपनी आवश्यकता में कटौती करनी पड़ती है। नीचे दिए गए कूट का चयन करना है। तो ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण है। और बी है, ए आर दोनों सही है और आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। और सी है, ए सही है परंतु आर गलत है। और डी है, ए गलत है परंतु आर सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ए आर दोनों सही है लेकिन उसका स्पष्टीकरण नहीं करता है। वो किस लिए? क्योंकि मूल्य में बढ़ोतरी से व्यापारी वर्ग को लाभ तथा उपभोक्ता वर्ग को हानि होती है। पुनः वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य में वृद्धि होने से मुद्रा की क्रय शक्ति घट जाती है। इसके कारण उतनी ही मुद्रा से पूर्व की अपेक्षा कम वस्तुओं एवं सेवाओं का क्रय किया जा सकता है। स्पष्ट है कि ऐसी दशा में उपभोक्ताओं को अपनी आवश्यकताओं में कटौती करनी पड़ेगी। इस प्रकार कथन और कारण दोनों सही परंतु इस एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते हैं। 83 है, नरसिम्हन समिति का संबंध किससे? उच्च शिक्षा सुधारों से, कर संरचना सुधारों से, या बैंकिंग संरचना सुधारों से, नियोजन क्रियान्वयन सुधारों से। तो नरसिम्हन समिति जो बनी थी ये बनी थी बैंकिंग संरचना सुधारों से। तो अगस्त 1991 में तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। जो सभी पहलुओं में सुधार हेतु एक नरसिम्हन अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया था। पुनः बैंकिंग सुधार के लिए द्वितीय नरसिम्हन समिति का गठन किया गया था, जिसमें 23 अप्रैल 1998 को सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी। 84वां है, भारत डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना किस वर्ष? 1995, 1996, 1997, 1998 में। तो ये डब्ल्यूटीओ का सदस्य बना 1995। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य, इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 से ही है, जबकि वर्तमान में इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या 164 है। इसकी सदस्यता ग्रहण करने वाला न्यूनतम देश अफगानिस्तान है, जो 10 जनवरी 2018 से सदस्यता ग्रहण किया। 85 नंबर का क्वेश्चन है, चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता को किस वर्ष से घोषित किया गया? 1994, 1996, 1998 या 2001। तो वह जो घोषणा किया गया वो किया गया 1994 में। तो रुपए की परिवर्तनीयता से तात्पर्य रुपए का विदेशी मुद्राओं में तथा विदेशी मुद्राओं को रुपए में बिना किसी हस्तक्षेप के स्वतंत्र रूप से परिवर्तन संभव होने से चालू खाते पर रुपए कुल अगस्त 1994 से परिवर्तनीय बनाया गया है, जबकि पूंजी खाते पर अभी यह पूर्ण परिवर्तनीय नहीं है। पूंजी खाते पर रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता पर सुझाव देने हेतु सरकार ने तारा पोर समिति का गठन किया था। 86 नंबर का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश कब पारित किया गया? 15 अगस्त 2020 को, 15 अक्टूबर 2020 को, 25 अक्टूबर 2020 को, 24 नवंबर 2020 को और 25 नवंबर 2020 को। तो कब किया गया? तो ये किया गया धर्मांतरण निषेध अध्यादेश, उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मादेश निषेध अध्यादेश जो है जारी किया गया, ये किया गया ये 24 नवंबर 2020 को। तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 24 नवंबर 2020 को उत्तर प्रदेश गैर कानूनी धर्मांतरण निषेध अध्यादेश पारित किए गए।
अब जबरन धर्मांतरण 10 वर्ष के कारावास के साथ दंडनीय अपराध बन गया है। 87 है, निम्नलिखित में से किसे नया ताजे वाला बैराज के नाम से जाना जाता है? हाथिनी कुंड बैराज को, या बाढ़ सागर बांध परियोजना को, या पथरई बांध परियोजना को? इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर कौन सा होगा? इसका आंसर हो जाएगा हाथिनी कुंड बैराज को। तो हाथिनी कुंड बैराज जो है 5 राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। इसका निर्माण जो है 1872 के सहारनपुर के पास यमुना नदी पर हुआ था। इस बैराज को नया ताजेवाला बैराज भी कहा जाता है। अगला है 88 नंबर का क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश के विधानसभा भवन में भित्त चित्र चित्रित करने का गौरव किसे प्राप्त है? तो भवानी चरण गिव को, या जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को, या रणवीर सिंह बिष्ट को, या राज कपूर चितेरा को? तो किसको है? तो वो हो जाएंगे आपका ऑप्शन बी, जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी को। उत्तर प्रदेश विधानसभा में भित्ति चित्र चित्रित करने का गौरव प्राप्त है। अगला क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो नरसिंह नृत्य ब्रज क्षेत्र, या ख्याल नृत्य बुंदेलखंड, नटवरी नृत्य अवध क्षेत्र, या जोगनी नृत्य पूर्वांचल? तो कौन सा कूट सही है? 1 2, या 2 4, या 3 4, या 2 3? तो इसका आंसर हो जाएगा कौन कौन सा सही है? तो ये जो है ये है ये तीसरा सही है और चौथा सही है। नटवार नृत्य अवध क्षेत्र का है, जोगनी नृत्य पूर्वांचल का है, और नरसिंह नृत्य जो है, ये जो नरसिंह नृत्य है ये ब्रज क्षेत्र का है। नहीं नहीं, ब्रज क्षेत्र का सही है। ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का है। नटवरी नृत्य जो है पूर्वांचल का है। नटवरी नृत्य पूर्वांचल का है। जोगनी नृत्य जो है अवध क्षेत्र का है। तो ये उल्टा दे दिया है, ये ए बी सही है आपका। ये मतलब पहला दूसरा सही है, ये ऑप्शन हो जाएगा ए। ठीक है, अगला है। अच्छा, पूछा क्या है? कौन सा सम्मिलित नहीं है ना? हाँ हाँ सॉरी, ये हो जाएगा सी। अगला है 90 नंबर का क्वेश्चन। सत्यम शिवम सुंदरम किसका प्रसिद्ध चित्र है? शिवनाथ गुप्त का, विश्वनाथ मेहता का, रामचंद्र शुक्ल का, या शिवनंदन नौटियाल का? तो ये जो है ये है शिवनंदन नौटियाल का। 91 नंबर का क्वेश्चन है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सैयद सलाद मेला किससे कब है का है, मतलब कहाँ का है? तो ये है बहराइच का। और देवा शरीफ मेला ये है बाराबांकी का। और कालिंजर मेला जो है ये बांदा का है। और सोरो मेला जो है कासगंज का है। तो इस तरह से ऑप्शन हो जाएगा A2, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला है 92। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही अभ्युदय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? कोरोना के टीकाकरण से, प्रतियोगी परीक्षा के निःशुल्क कोचिंग से, या राज्य में पोषण को महत्व देने हेतु पोषक खाद्यान्नों के वितरण से, या निःशक्त कमजोर एवं विकलांगों को मुफ्त कानूनी सुविधा प्रदान करेंगे। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये तो पता ही होगा कि ये अभ्युदय योजना बना था प्रतियोगी परीक्षा के निःशुल्क कोचिंग हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा। 93 है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो संगीत घराना है और संस्थापक है। रामपुर घराना, नेमत खां सदारंग, या सहारनपुर घराना, खलीफा मोहम्मद, या किराना घराना नत्थे खां व जोधे खां, और अतरौली घराना है काले खां व चांद खां? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 93 का सी हो जाएगा, किराना घराना नत्थे खां व जोधे खां। ये गलत है, क्योंकि जो ये है आपका किराना घराने का संस्थापक बंदे अली खान को माना जाता है, ना कि इनको। इस घराने के गायकों में भीमसेन जोशी, गंगूबाई हंगल, अब्दुल करीम खां, काले खां, बालकृष्ण बुआ और हीराबाई बड़ोतरा तथा अब्दुल वहीद खां उल्लेखनीय है। बहुत सारे लोग हैं इसमें। अगला है 94। प्राचीन भारत में स्थापित बिहारों एवं उनकी अवस्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वर्णगंधा कुटीर विहार सारनाथ में है, अ, या मूलगंध कुटीर विहार श्रावस्ती में, कुक्कुटराम विहार पटना में, सद्धम चक्र विहार कौशाम्बी में? तो कौन सा सही है? इसका इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। सद्धर्म जो है ये कहाँ पर है? कौशाम्बी में है, सही है। और बाकी ये स्वर्णगंध कहाँ पे है? स्वर्णगंध जो है श्रावस्ती में है। और मुकुंद कुटी विहार कहाँ पर है? ये सारनाथ में है। और कुक्कुटराम बिहार कहाँ पर है? कुक्कुटराम बिहार है सारनाथ में, ये भी है। कुक्कुटराम बिहार भी कुक्कुटराम बिहार भी सारनाथ में है। अगला है 95। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? डोलोमाइट, सोनभद्र, बॉक्साइट, ललितपुर, कांच बालू, शंकरगढ़, या जिप्सम झांसी? कौन सा सुमेलित है? 1 2, या 3 4, या 1 2 3, या पर सभी सुमेलित हैं? तो 95 का हो जाएगा आपका सभी के सभी सुमेलित हैं। अगला है 96। निम्नलिखित कृषि विश्वविद्यालय में से कौन सबसे पहले स्थापित हुआ था? आचार्य नरेंद्र देव कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय अयोध्या,
या सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय मेरठ, या बांदा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय बांदा, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कानपुर। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हो जाएगा डी, चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विद्यालय कानपुर। तो ये जो है चंद्रशेखर आजाद वाला जो हुआ था, चंद्रशेखर आजाद वाला ये हुआ था 1975 में, और आचार्य नरेंद्र देव वाला हुआ था, ये हुआ था आपका 1976 में, 1976 में, ये 75 में हुआ था। और ये जो हुआ सरदार वल्लभ भाई पटेल विश्वविद्यालय की इसकी स्थापना कब हुई थी? 2000 में हुई थी। और बांदा कृषि वाला ये हुआ था 2010 में। 2010 में। ठीक है, अगला है 97। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी प्रकार के लैंड होल्डिंग्स को चिन्हित करने हेतु कितने अंकों की यूनिकोड प्रणाली शुरू की? 16, 12, 14, 10। तो जो शुरू की इन्होंने वो शुरू की है 16 अंकों की। और 98 है, उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति संघ लिमिटेड का गठन कब हुआ? 1949, 1950, 1951 या 1955 में। तो इसका गठन जो हुआ था वो हुआ था 1949 को। ठीक है, तो गन्ना विकास परिषदों को सहयोग देने के लिए 1949 में उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना समिति का संगठन का मतलब संघ का लिमिटेड का गठन किया गया था। अगला है 99, पहुंच गए हैं, सेंचुरी लगाने वाली है। जौनपुर के कहारों द्वारा किया जाने वाला नृत्य कौन सा? छलिया नृत्य, छपेरी नृत्य, चौरसिया नृत्य, या इनमें से कोई ही नहीं। तो ये जो नृत्य है ये है चौरसिया नृत्य। तो ये जौनपुर कहारों द्वारा किया जाता है। और 100 है, निम्नलिखित विकल्पों में गलत सुमेलित विकल्प का चुनाव करना है। शहनाई उत्सव वाराणसी, केला महोत्सव रामपुर, और काला नमक चावल महोत्सव सिद्धार्थनगर, गुड़ महोत्सव लखनऊ। तो गलत इसमें से जो है वो है केला महोत्सव महोत्सव रामपुर। ये गलत है क्योंकि 1 मिनट, ये 100 नंबर का क्वेश्चन है ना। 1 मिनट। हाँ, केला महोत्सव जो है, केला महोत्सव रामपुर का नहीं है। केला महोत्सव जो है इसका आयोजन कुशीनगर जिले में किया जाता है। और इसके बारे में बता दूं, शहनाई उत्सव जो होता है, शहनाई उत्सव, इस उत्सव का आयोजन जो है 21 से 23 मार्च 2021 तक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय परिसर वाराणसी में किया गया था। और काला नमक चावल जो 13 से 15 मार्च 2021 तक उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर में 3 दिवसीय काला नमक चावल महोत्सव आयोजन हुआ था। और गुड़ महोत्सव इसका आयोजन लखनऊ में हुआ था। 101 है, मेरठ प्रयाग तथा प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार पुनः कहाँ से कहाँ तक कर दिया गया है? तो मेरठ से प्रयागराज तक प्रस्तावित गंगा एक्सप्रेसवे का विस्तार जो है मेरठ है वाराणसी, मेरठ से वाराणसी, ये वाराणसी बिजनौर है, हरिद्वार से वाराणसी, ये बलिया के बिजनौर से। तो ये जो है ये आंसर हो जाएगा आपका हरिद्वार से वाराणसी। तो 102 है, विश्व की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में किस वर्ष शामिल किया गया था? वर्ष 2015 में, वर्ष 2016 में, या वर्ष 2017 में, या 2019 में? तो ये हुआ था 2017 में। तो विश्व की सबसे बड़ी सभा कुंभ मेले को यूनेस्को की प्रतिनिधि सूची मान्यता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में 7 दिसंबर 2017 को शामिल किया गया था। 103 है, सोनभद्र जनपद से सटे राज्यों की कुल संख्या कितनी है? 3, 4, 5 या 2? तो संख्या जो है वो है 4। तो उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जनपद के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड तथा बिहार राज्य की सीमा लगती है। 104 नंबर क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। वैधानिक नगरों की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो वैधानिक नगरों की न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला, 1 मिनट, ऑप्शन ठीक है, ये है श्रावस्ती। वैधानिक नगरों की कुल अधिकतम संख्या वाला जिला बदायूं है। और सर्वाधिक ग्रामीण शिशु लिंगन पद बलरामपुर में है। और न्यूनतम ग्रामीण शिशु लिंगन पद गौतम बुद्ध नगर में है। अगला है, ये हो जाएगा ऑप्शन ए, सभी के सभी सामने मिले हुए हैं। 105 है, देवदारी तथा राजदारी नामक जल प्रपात उत्तर प्रदेश के किस जनपद में अवस्थित है? मिर्जापुर, सोनभद्र, महोबा या चंदौली में? तो जो अवस्थित है ये अवस्थित है आपका चंदौली में। अगला क्वेश्चन है 106, 100 को विभाजित करने वाले प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है? 116, 117, 216 या 217? तो इसका आंसर हो जाए, मैं इसका आंसर बताऊंगी क्योंकि मैं सॉल्व कराने में टाइम हो जाएगा और यहाँ पर थोड़ा मेरे पेन की प्रॉब्लम है तो मैं सॉल्व नहीं कर पाऊंगी। तो ये जाएगा आंसर 117, 217। इसका कैलकुलेट करना करके आप कमेंट बॉक्स में बता भी सकते हो। अगला है, यदि किसी संख्या को 3/8 तथा 2/4 का योग 370 हो तो ये संख्या होगी 520, 540 या 500 या 560? तो इसका आंसर हो जाएगा 560। 108 नंबर क्वेश्चन, यदि 5, 10, 15 यक्स का औसत 20 है तो यक्स का मान कितना है? 20, 25, 45, 50? तो इसका मान जो है वो हो जाएगा 50।
एक संख्या अपने 20% से 20 से अधिक है, संख्या है 20, 25, 50 या 80, तो वह संख्या क्या होगी? वह संख्या होगी 25। 110 नंबर का क्वेश्चन है, 500 व्यक्तियों के एक समूह में 300 व्यक्ति केवल हिंदी बोल सकते हैं तथा 120 केवल अंग्रेजी बोल सकते हैं, तो हिंदी और अंग्रेजी दोनों बोल सकने वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो वो जो संख्या है हिंदी और इंग्लिश बोलने वाली की, वो है 80। अगला क्वेश्चन है 111, निम्नलिखित में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर है? तो DFIM ये के क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा अक्षर आएगा? तो ये आ जाएगा आपका STQR, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी, ये आ जाएगा R। अगला क्वेश्चन है श्रेणी 4925 क्वेश्चन मार्क है, 121, 169, 289 में लुप्त संख्या कौन सी होगी? तो वह जो लुप्त संख्या होगी वो हो जाएगी आपकी ऑप्शन 49, 64, 81 और 91, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 81। ठीक है, इसको कर लीजिएगा आप। बी की आयु ए की आयु की दुगुनी किंतु एफ से आधी है और सी ए की आयु का आधा है किंतु डी से दुगुना बड़ा है, तो कौन सा दो लोग अधिकतम एवं न्यूनतम आयु वाले हैं? एफ और ए, एफ डी और एफ बी और एफ सी, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, एफ और डी। अगला क्वेश्चन 114 है, ए का भाई बी है, बी की पत्नी सी है, ई ए की बेटी है, डी बी का पुत्र है और एफ ई की भाई है, जी डी की बहन है, तो ए जी का क्या है? पिता है, भाई है, चाचा है, चचेरा भाई है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका चाचा हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम करवाते हैं आपको। 115 नंबर का है, निम्नलिखित प्रश्न प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा? तो यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर है प्रश्न चिन्ह, इस पे जगह पर कौन सा आंसर आएगा? क्वेश्चन आंसर होगा ए बी सी डी में क्या है? 7620, तो इसकी जगह 115 वाला आंसर हो जाएगा आपका 7 होगा यहाँ पर। 116 नंबर का क्वेश्चन है, किस केंद्रीय मंत्री ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया? मुख्तार अब्बास नकवी ने, राजनाथ सिंह ने, अनुराग ठाकुर ने, पीयूष गोयल ने, तो इसका आंसर हो जाएगा मुख्तार अब्बास नकवी ने। तो केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने 13 मई 2022 को पटवाई स्थित देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया। रामपुर उत्तर प्रदेश में भारत का पहला अमृत सरोवर न केवल पर्यावरण की रक्षा जल संरक्षण में मदद करेगा बल्कि आसपास के राज्यों के लोगों के लिए भी आकर्षण होगा। रामपुर के गांव का इस सरोवर के बन जाने से भूजल स्तर भी सुधरेगा और सरोवर के विकास से ग्राम पंचायत की आय में भी वृद्धि होगी। 117 नंबर का क्वेश्चन है, संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना या सीओ रैट्स की बैठक कहाँ आयोजित की जाएगी? ढाका, नई दिल्ली, बीजिंग, इस्लामाबाद में, तो ये आयोजन किया जाएगा नई दिल्ली में। तो 16 से 19 मई तक नई दिल्ली में संघाई सहयोग संगठन क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी संरचना की बैठक आयोजित की जाएगी और यह बैठक ऐसे समय में हो रही है जब भारत एससीओ रैट्स की कार्यकारी परिषद का वर्तमान अध्यक्ष है। इस बैठक की मेजबानी भारत करेगा और इसमें 3 सदस्यीय पाकिस्तानी प्रतिनिधि मंडल की भी भागीदारी होगी। एससीओ रैट्स जो है ये क्षेत्रीय और वैश्विक स्तर पर आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए एक समन्वय केंद्र है और संघाई सहयोग संगठन एवं अस्थायी अंतर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। ये 2001 में अस्तित्व में आया और 2017 में भारत और पाकिस्तान इसके सदस्य बने थे। 2017 में भारत पाक इसके सदस्य बने। अगला है 118, हाल ही में कहां पर स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर स्थापित करने के लिए नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन यूएई के डीपी वर्ल्ड के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ? वाराणसी, हैदराबाद, मुंबई और जयपुर, तो इसका आंसर हो जाएगा वाराणसी। 119 है, भारत में हिंदी संयुक्त राष्ट्र परियोजना के तहत हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए संयुक्त राष्ट्र को कितनी राशि प्रदान की गई? तो ये होगा 1 लाख, तो 1 लाख अमेरिकी डॉलर या 8 लाख अमेरिकी डॉलर या 6 लाख अमेरिकी डॉलर या 5 लाख अमेरिकी डॉलर, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा ये 8 लाख अमेरिकी डॉलर। 120 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए, मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों में नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य केरल बन गया। मिड डे मील एक केंद्र प्रायोजित योजना है जिसे वर्ष 1995 में शुरू किया गया। ऊपर में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, केवल एक दो या न तो एक न तो दो, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, केवल दो सही है। ये मिड डे मील जो तमिलनाडु मिड डे मील के साथ सरकारी स्कूलों को नाश्ता देने वाला देश का पहला राज्य बने, ना कि केरल, ये तमिलनाडु हो जाएगा। 1 मिनट, तमिलनाडु, और ये बाकी दूसरा सही है। अगला है 121, मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार किस देश के राष्ट्रपति सेरेब्रल एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं? तो चीन, नेपाल, पाकिस्तान या बांग्लादेश, तो चीन के
चीन के जो राष्ट्रपति हैं वो इस रोग से डिसीज से मतलब पीड़ित हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग सेरेब्रम एन्यूरिज्म से पीड़ित हैं। उन्हें पिछले साल इस कारण से हॉस्पिटल में भर्ती होना पड़ा था। सेरेब्रम एन्यूरिज्म दिमाग की खतरनाक बीमारी है। यह बीमारी दिमाग के किसी भी भाग में हो सकता है। किसी भी उम्र का व्यक्ति इसकी चपेट में आ सकता है। हालांकि 50 वर्ष या इससे ज्यादा की उम्र के व्यक्तियों में यह बीमारी प्रभावी होती है। रिपोर्ट्स के अनुसार यह बीमारी उन व्यक्तियों में ज्यादा पाई जाती है जिनको उच्च रक्तचाप, अनुवांशिकी रूप से नसों का कमजोर होना या संक्रमण, चोट तथा मस्तिष्क की क्षति या ट्यूमर जैसी समस्या होती है। तो अगला क्वेश्चन हम करेंगे 122 है। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह को दिया जाने की घोषणा की गई। विश्व खाद्य पुरस्कार विश्व में भोजन की गुणवत्ता, मात्रा या मात्रात्मक सुधार पर उन्नत मानव विकास करने वाले व्यक्तियों की उपलब्धियों को मान्यता देने हेतु प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मान है। ऊपरी में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो या तो कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों के दोनों कथन सही है। अगला 123, हाल ही में दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ओस्लो नॉर्वे में, या हेलसिंकी फिनलैंड में, या स्टॉकहोम स्वीडन में, या कोपेनहेगन डेनमार्क में? तो इसका आयोजन जो है वो किया गया कोपेनहेगन डेनमार्क में। 124 नंबर का क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 5वां आदि महोत्सव 2022 का आयोजन किया जा रहा है? बीजापुर छत्तीसगढ़ में, मंडला छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, या पलामू झारखंड में, डूंगरपुर राजस्थान में? तो ये जो किया गया वो किया गया मंडला मध्य प्रदेश में। 125 नंबर क्वेश्चन है, तेलंगाना राज्य की सरकार ने युवाओं और महिलाओं उद्यमियों को डिजिटल अर्थव्यवस्था का लाभ पहुंचाने के लिए किस बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? अमेजॉन, रिलायंस ग्रुप, या माइक्रोसॉफ्ट, गूगल? ये कहाँ पर किया समझौता पे हस्ताक्षर? तो ये गूगल से। तो इस पहल के तहत गूगल तेलंगाना राज्य सरकार के सहयोग से तेलंगाना के युवाओं को गूगल कैरियर प्रमाण पत्र प्रदान करेगी और डिजिटल शिक्षण उपकरणों एवं समाधान के जरिए स्कूलों को आधुनिक बनाने के तेलंगाना सरकार के प्रयासों को मजबूती भी देगी। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 1 सितंबर 1998 को हुआ। मुख्यालय इसके कैलिफोर्निया में। संस्थापक इसके सर्गेनी ब्रिन है। सीईओ ये है सुंदर पिचाई। अगला है 126, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पेट्रोल में इथेनॉल 20% मिश्रण के लक्ष्य को 2020 मतलब 23 से 31 तक पूरा करने के लिए राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 में संशोधन को मंजूरी दी गई। या दूसरा है, राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति एनबीसीसी की विभिन्न बैठकों में जैव ईंधन उत्पादन बढ़ाने का निर्णय लिया गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दूसरा सही है, लेकिन पहला गलत है क्योंकि इसको मंजूरी दी गई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल के राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को संशोधन किए जाने को मंजूरी दी गई। इसमें इसकी बात की गई 2025 से 26 की, ना कि 2025 से 2026 तक, ना कि ये 30-31 की। बाकी ये दूसरा सही है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 127, भारत के दूरसंचार मंत्री अश्वनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को निम्न में से किस पोर्टल को लॉन्च किया? भारत शक्ति संचार, या हम शक्ति वन को, या हम सफर, या गति शक्ति संचार को? तो इसका आयोजन किया गया डी, गति शक्ति संचार को। तो भारत के दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 14 मई 2022 को गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया। अगला है 128, रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व सूचित किया गया है। किस राज्य में स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, या गुजरात, या कर्नाटक में? तो ये जो अवस्थित है ये राजस्थान में है। तो केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने राजस्थान से रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को देश का 52वां टाइगर रिजर्व घोषित किया था। 129 नंबर क्वेश्चन, फिनलैंड और किस देश ने अपने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई? रोमानिया, बेलारूस, या तुर्की, या स्वीडन ने? तो ये जो रुचि दिखाई ये स्वीडन ने दिखाई। तो फिनलैंड और स्वीडन ने उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो में शामिल होने के लिए रुचि दिखाई। यूक्रेन पर जारी रूसी हमलों के बीच फिनलैंड की सरकार ने 15 मई को नाटो का सदस्य बनने की अपनी चाहत का खुलेआम घोषणा कर दिया। स्वीडन की सत्ताधारी पार्टी ने भी इसके कुछ घंटों बाद नाटो सदस्यता के लिए एक योजना का समर्थन कर दिया। नाटो का सदस्य होने के लिए इन राष्ट्रों को अनुच्छेद 5 के तहत सुरक्षा गारंटी मिलेगी और नाटो सोवियत संघ के खिलाफ सामूहिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और कई पश्चिमी यूरोपीय देशों द्वारा अप्रैल 1949 की उत्तरी अटलांटिक संधि, जिसे वाशिंगटन संधि कहा जाता है, के द्वारा स्थापित एक सैन्य गठबंधन है। 130 है, निम्नलिखित कथन पर विचार करना है। हाल ही में मोटे अनाज से संचालित देश का पहला इथेनॉल संयंत्र का उद्घाटन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। वर्तमान में भारत में उगाई जाने वाली प्रमुख मोटे अनाज वाली फसलें ज्वार, बाजरा और रागी हैं। तो परिमेय कौन सा कथन सही? केवल एक, केवल दो, एक, दो, या कोई नहीं? तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा
केवल 2 सही है। और इसका जो उद्घाटन है ये कहाँ पर, भारत और एक मिनट, ये जो हो जाएगा बिहार के पूर्णिया जिले में मोटे अनाज में संचालित देश के पहले तैनात संगठन का उद्घाटन किया गया था बिहार के पूर्णिया जिले में। तो ये गलत है इसलिए, और ये दूसरा सही है। अगर 131 है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच अक्षय ऊर्जा के हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने में सहमति हुई? चीन, बांग्लादेश, मालदीव या श्रीलंका? तो इसका हो जाएगा आंसर मालदीव। तो भारत और मालदीव दोनों के बीच अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन स्थापित करने पर सहमति हुई। इस बैठक के दौरान 2 समझौता ज्ञापन हुआ, जैसे जो वन सन वन वर्ल्ड ग्रिड के तहत ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन और ऊर्जा सहयोग पर थे, और मालदीव के ऊर्जा परिवर्तन कार्यक्रम सुविधाजनक बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हस्तांतरण के उद्देश्य से एक ट्रांसमिशन इंटरकनेक्शन का प्रस्ताव किया गया। और 132 नंबर का क्वेश्चन करेंगे अब हम। 132 है, किस एक मिनट, किस मंत्रालय ने किसी मंत्रालय में बच्चों और महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार के लिए पोषण पखवाड़ा 2022 न्यूट्रिशन फॉर नाइट 2022 का आयोजन किया गया? महिला और बाल विकास मंत्रालय, या केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय, या नागरिक उड्डयन मंत्रालय, या सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, महिला बाल और विकास मंत्रालय। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 133, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में भारत 142वें स्थान से फिसलकर 150वें स्थान पर पहुंच गया। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक जारी किया गया है। इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों के दोनों ऑप्शन सही है। अगला है 134 नंबर का क्वेश्चन, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 कौन सी यूनिवर्सिटी पदक तालिका में शीर्ष पर रही है? ऑप्शन ए है सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन बी है पंजाब यूनिवर्सिटी, या ऑप्शन सी है जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु, या डी है लवली यूनिवर्सिटी जालंधर? तो इसका आंसर हो जाएगा जैन यूनिवर्सिटी बेंगलुरु का। 135 नंबर क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने भारत सरकार के मिशन कर्मयोगी सिविल सेवा सक्षमता निर्माण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम का समर्थन करने के लिए कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर की परियोजना को मंजूरी दी? 37 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या 27 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या 47 मिलियन अमेरिकी डॉलर, या 40 मिलियन अमेरिकी डॉलर की? तो ये जो की उन्होंने वो की 47 मिलियन डॉलर अमेरिकी डॉलर की। अगला है 136, हाल ही में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन UNWTO से हट गया? रूस, अमेरिका, जापान और यूक्रेन? तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा जापान। जापान नहीं, इसका रूस, रशिया, रशिया होगा। इसका एक्सप्लेनेशन होगा, यूक्रेन के साथ युद्ध के बीच रूस संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से हट गया, और UNWTO ने 27 अप्रैल 2022 को यूक्रेन पर हमले को लेकर मॉस्को की सदस्यता को निलंबित करने के लिए वोटिंग से एक दिन पहले यह जानकारी दी है। 137 नंबर क्वेश्चन है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मार्च 2022 में बढ़ाकर कब तक जारी रखने की मंजूरी दी? दिसंबर 2024, अक्टूबर 2026, नवंबर 2027, या दिसंबर 2030 तक? तो इसका आंसर हो जाएगा दिसंबर 2024 तक। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि को मई 2022 से आगे बढ़ाकर 2024 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। अगला क्वेश्चन है 138 का, किस लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सफल परीक्षण किया गया? राफेल, और ऑप्शन बी है तेजस, ऑप्शन सी है मिराज 2000, या फिर डी है सुखोई 30? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सुखोई 30। तो ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल के विस्तारित रेंज संस्करण का सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। विमान से लॉन्च योजना के अनुसार हुआ, और मिसाइल ने बंगाल की खाड़ी में निर्धारित लक्ष्य पर सीधा प्रहार किया। 139 का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया? मनोज जोशी को, सुशील चंद्रा को, या राजीव कुमार को, या अशोक कुमार को? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, राजीव कुमार को। तो भारत सरकार, भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने राजीव कुमार को मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया। राजीव कुमार 15 मई 2022 को अपना कार्यकाल संभालेंगे, ये संभाल चुके हैं अब तक। 140 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली? रानिल विक्रमसिंघे ने, या गोटबाया राजपक्षे ने, या सजीत
प्रेमदासा ने, महिंद्रा राजपक्षे ने। इसका आंसर हो जाएगा रनिल विक्रम सिंघे ने। तो यूनाइटेड नेशन पार्टी के नेता रनिल विक्रम सिंघे ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री पद की शपथ ली। विक्रम सिंघे पूर्व प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे के बाद नए प्रधानमंत्री बने हैं। इस बीच राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर 17 मई 2022 को संसद में चर्चा होगी। श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट के विरोध में शांतिपूर्ण प्रदर्शन जारी था, इस वजह से सब कुछ हुआ था। तो ये 130 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। यहाँ पे कैसा लगा आप बताइएगा जरूर, और पूरा 140 से के जितना भी आंसर हुआ, जितना सही हुआ, सब कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।